नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पेपर नंबर 3 लेसन 1 का वीडियो नंबर 2 हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। वीडियो 1 में हम लोग देखे थे शिक्षण अधिगम की अवधारणा, परिभाषा एवं शिक्षण अधिगम के संबंध। तो शिक्षण एवं अधिगम के संबंध को हम जान चुके हैं, उसकी अवधारणा क्या थी उसको हम लोग जान चुके हैं, उसके परिभाषा को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत यूजफुल होगा, समझने में आसानी होगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण अधिगम संबंध की आवश्यकता एवं महत्व, यानी शिक्षण अधिगम का संबंध, इसकी आवश्यकता क्यों है एवं महत्व क्या है। तो आइए देख लेते हैं, ये शिक्षण और अधिगम में संबंध को स्थापित करने की आवश्यकता क्यों हुई। इसकी चर्चा विलियम एच वर्टन 1958 ने की है। तो विलियम एच वर्टन 1958, इन्होंने क्या अपना ये शिक्षण और अधिगम के बारे में, संबंध के बारे में क्या चर्चा किया है, इस वीडियो में हम लोग इन्हीं के माध्यम से, जो चर्चा किया गया है इन्हीं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। तो आइए ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि ये दो टॉपिक लेकर के अब चलेंगे हम। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारी समस्या होती है, हम जान रहे हैं। तो ये आप लोग अब छोटी छोटी वीडियो हम लोग देखेंगे, छोटी छोटी वीडियो के साथ हम लोग अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो 2 टॉपिक आज दे रहे हैं, अपना ऐसे ही 2 टॉपिक करके हम लोग वीडियो को देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं, ये शिक्षण और अधिगम में संबंध और स्थापित करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं विलियम एच वर्टन, अधिगम से संबंधित कर शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यानी अधिगम से संबंधित कर शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसमें क्या है, अधिगम से संबंधित, यानी अधिगम जो सीखना होता है, लर्निंग होता है। अगर शिक्षण से अधिगम का संबंध अगर बनाया जाए, यानी दोनों को साथ साथ संबंध बना करके अपना अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो शिक्षा क्या होगा, प्रभावशाली बन सकता है। शिक्षा और आगे, यानी जो भी दोनों को साथ साथ अगर करके पढ़ते हैं तो अच्छा होगा, हम जल्दी सीख जाएंगे, किसी भी वस्तु के बारे में जल्दी समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्या बताते हैं, अधिगम और शिक्षण में संबंध, यानी अधिगम और शिक्षण में संबंध स्थापित करके शिक्षण उद्देश्यों का व्यवहारात्मक भाषा, बिहेवियर टर्म में अभिज्ञान हो सकता है, और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिगम परिस्थितियों का निर्माण किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जैसे व्यवहारात्मक भाषा, जो व्यवहारिक रूप से हम लोग भाषा यूज करते हैं, उसमें अगर क्या आइडेंटिफाई, अगर पहचान करके, उस भाषा को पहचान करके इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिगम परिस्थितियों का निर्माण किया जा सकता है। सी नंबर पर क्या है, सी, अधिगम परिस्थितियां के निर्माण के लिए प्रभावशाली शिक्षण सामग्री का चयन आसान हो जाता है। यानी अधिगम परिस्थितियां के निर्माण के लिए प्रभावशाली शिक्षण सामग्री का चयन आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि पढ़ाने के लिए हमें शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास उचित, अगर मान लीजिए कि कोई भी कहानी पढ़ानी हो हमें, या कोई भी सेव ही एप्पल के बारे में पढ़ाना हो, तो अगर हमारे पास उचित शिक्षण सामग्री अगर नहीं रहेगा तो हम पढ़ाने में सक्षम उस तरीके से नहीं हो पाएंगे जिस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो हमें उचित शिक्षण सामग्री का चयन आसान हो जाता है अगर ये दोनों के साथ संबंध रहता है। तो अधिगम, नेक्स्ट देख लेते हैं, डी, शिक्षण की प्रकृति को समझना और शिक्षण के सिद्धांतों के निर्माण को सुगम बनाने के लिए शिक्षण और अधिगम का संबंध सहायक सिद्ध हो सकता है। यानी शिक्षण की जो प्रकृति होती है, जो टीचिंग की प्रकृति होती है, उसको समझने के लिए, शिक्षण के सिद्धांतों के निर्माण को सुगम बनाने के लिए शिक्षण और अधिगम का संबंध सहायक सिद्ध हो सकता है। यानी जो लर्निंग है,
टीचिंग और लर्निंग है, इसका संबंध सहायक सिद्ध हो सकता है। किस चीज़ में? तो शिक्षण को प्राकृतिक बना करके समझाने में। नेक्स्ट देख लीजिए ई, अधिक से अधिक अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण व्यूह रचना और शिक्षण की युक्तियों का उचित चयन सुगम हो जाता है। यानी अगर शिक्षण और अधिगम का संबंध होता है, टीचिंग और लर्निंग का अगर संबंध होता है, तो अधिक से अधिक अधिगम के उद्देश्य, जो हमारा सीखने का उद्देश्य है, वो अधिक से अधिक हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर दोनों साथ साथ अगर रहते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, तो जो हमारा सीखने का उद्देश्य था वो हम प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षण एवं अधिगम के संबंध के ज्ञान से छात्र अध्यापकों को प्रभावशाली शिक्षक बनाने में बहुत सहायता मिल सकती है। यानी जो ये शिक्षण अधिगम संबंध की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, अगर ये संबंध इन लोगों का अच्छा है, शिक्षण एवं अधिगम का संबंध अगर ठीक रहा, तो छात्र अध्यापकों को, यानी जो अध्यापक हैं वो छात्रों को क्या बना सकते हैं? शिक्षक बनाने में बहुत सहायता मिल सकती है। यानी प्रभावशाली बनाने में, बच्चों को प्रभावशाली बनाने में सहायता प्रदान हो सकती है। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं बर्टन महोदय क्या कहते हैं इसके बारे में, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो बर्टन क्या बोलते हैं? शिक्षण और अधिगम के संबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक माना है। इस संबंध को समझे बिना शिक्षण क्रियाएं दिशाहीन, उद्देश्यहीन एवं परिणाम रहित हो सकती है। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि शिक्षण और अधिगम, टीचिंग और लर्निंग के संबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर इन लोगों का संबंध अगर अच्छा नहीं रहा, टीचिंग और लर्निंग का संबंध अच्छा नहीं रहा, तो क्या हो सकता है? हमारा जो शिक्षण जो हम पढ़ते लिखते हैं वो क्या होता है? दिशाहीन हो सकता है, उद्देश्यहीन। उस जो पढ़ते हैं उसका कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है, उसका कोई परिणाम नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाने वाला है अगर पढ़ाने वाला अच्छा नहीं मिला तो क्या होगा? हम अपना जो भी पढ़ते हैं वो अच्छी से नहीं पढ़ पाएंगे, और जो लर्निंग हम करेंगे वो लर्निंग भी अपना हमारा बेकार जाएगा। तो ये है टीचिंग और लर्निंग का संबंध अगर सही है तो दिशाहीन, उद्देश्यहीन एवं परिणाम सहित हो सकता है, रहित नहीं सहित हो सकता है। अगर ये दिशाहीन यानी अच्छा हम सीख सकते हैं। आवश्यकता एवं महत्व के अतिरिक्त शिक्षण अधिगम संबंध का महत्व निम्न ढंग से प्रस्तुत किया गया है। चलिए और एक कुछ पॉइंट में इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि शिक्षण अधिगम का संबंध जो है अगर अच्छा नहीं रहता है, शिक्षण और अधिगम का संबंध अगर अच्छा नहीं रहता है, तो हमें किस किस क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, बच्चे पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमारा शिक्षण और अधिगम का संबंध अगर ठीक नहीं है, तो फिर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्यों हमें आवश्यकता पड़ती है कि शिक्षण और अधिगम का संबंध अच्छा रहे। तो अधिगम का स्थानांतरण, इसमें क्या है? अधिगम का स्थानांतरण। अगर इन लोगों का संबंध अच्छा नहीं रहता है, टीचिंग लर्निंग का संबंध अच्छा नहीं रहता है, तो जो हम सीखते हैं उसका स्थानांतरण करने में हमें समस्या होगी। ठीक है, जैसे यहाँ देख लीजिए, शिक्षण और अधिगम में संबंध में अधिगम का स्थानांतरण अधिक से अधिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा इन लोगों का संबंध अच्छा रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो हम क्या होता है, शिक्षण और अधिगम के माध्यम से जो कुछ भी सीखेंगे उसका स्थानांतरण, यानी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में हम अच्छे से अपने शब्दों को दूसरे के सामने रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, हमें अच्छा से पढ़ाया हुआ है, तो क्या होता है, हम अगर पढ़ते हैं उस टीचर के माध्यम से, तो क्या होता है, हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण आते हैं। अच्छे से पढ़ाई करने का जो अपना मतलब होता है वो अच्छा ढंग से हम दूसरे के सामने स्थानांतरण करके प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा में क्या है? विषय वस्तु में शिक्षक की सक्रियता को प्रदर्शित करती है और सक्रियता बढ़ाती है। ठीक है, यानी अभिप्रेरणा, इसमें क्या होता है कि यानी विषय वस्तु में शिक्षक का सक्रियता, जो शिक्षक होते हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, जो टीचर हैं, तो उनको विषय वस्तु के बारे में सक्रियता होता है, यानी उनको सक्रिय प्रदान करता है। उनके पास जो भी TLM होते हैं उसके प्रति वो सक्रिय हो जाते हैं
और वो प्रदर्शित करते हैं। पढ़ाने में TLM के साथ अच्छे अच्छे विषय वस्तु मिल गया, अच्छे TLM मिल गया, तो उससे क्या होता है, पढ़ाने में अच्छा होता है, सक्रिय बढ़ाती है। ठीक है। प्रभावशाली अधिगम, यानी प्रभावशाली अधिगम, जो हमारा अधिगम है, जो सीखने की प्रक्रिया है, वो प्रभावशाली हो जाती है ये दोनों का संबंध होने से। ठीक है। इसीलिए आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है कि शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। विद्यार्थी व देख लीजिए, विद्यार्थी का अभ्यास विभिन्न अधिगम विधियों का प्रयोग और विद्यार्थी की तत्परता उपर्युक्त संबंधों पर आधारित है और इन्हीं की सहायता से अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छात्र अध्यापक प्रशिक्षण, यानी क्या है, इन लोगों का संबंध से क्या होता है कि छात्र जो होते हैं और अध्यापक होते हैं, इनको प्रशिक्षण जो भी दिया जाता है, अच्छे कौशल का विकास होता है। अच्छे प्रशिक्षण अगर दिया जाए, अच्छे प्रशिक्षण से क्या होगा, अच्छे कौशल का विकास होगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट शिक्षण क्रियाओं की योजना। ठीक है। शिक्षण क्रियाओं की योजना क्या है, इसमें क्या है, शिक्षण क्रियाओं की पाठ्य योजना बनाने से छात्र शिक्षक लाभ ले सकते हैं। शिक्षण क्रियाओं की योजना यानी जो भी चीज़ है, लेसन प्लान, आप लोगों को आगे चल करके लेसन प्लान के बारे में बताया जाएगा, इसी चैनल पर बताया जाएगा लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। लेसन प्लान जो पाठ्य योजना है उसकी महत्व क्या है, उसकी महत्व क्या है, अगर लेसन प्लान से हम पढ़ाते हैं तो बच्चों में कितना जल्दी विकास होगा, तो इसके बारे में लेसन प्लान के बारे में आगे बताएंगे। और लेसन प्लान के अगर माध्यम से बच्चों को अगर हम लोग पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा और जल्दी विकास होता है और सीखने में वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेते हैं। तो यही है कि शिक्षण क्रियाओं की योजना बनाने में हमें लाभ देता है। अर्थपूर्ण सामग्री का शिक्षण, यानी क्या होता है, शिक्षण एक अधिगम के संबंध में शिक्षक अर्थपूर्ण सामग्री का शिक्षण कर सकता है जिससे बच्चों को शिक्षण करने में लाभ, यानी अर्थपूर्ण शिक्षण की सामग्री, यानी जो भी हमारा शिक्षण सामग्री हो, जो भी हमारे पास शिक्षण सामग्री हो वो अर्थपूर्ण हो, उसका कोई ना कोई उस शिक्षण सामग्री का उस चैप्टर से अर्थ निकले। यानी जैसे मान लीजिए कि हम एप्पल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास एप्पल का ही मॉडल होना चाहिए, न कि सब्जी का होना चाहिए, अदर इधर उधर कुछ नहीं होना चाहिए। ये अर्थपूर्ण सामग्री हुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं शिक्षण व अधिगम का औचित्य। शिक्षण एवं अधिगम का क्या औचित्य है, क्या इसका रोल है, इसके बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं। अधिगम यानी लर्निंग जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के व्यवहार में परिपक्वता की ओर परिवर्तन लाती है एवं उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक दूसरे से संबंधित तथा एक ही उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक दूसरे के पूरक हैं। यह एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसके एक छोर पर शिक्षक तथा दूसरे छोर पर छात्र होते हैं। ठीक है। तो जो लर्निंग है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। ये बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के मृत्यु तक कुछ ना कुछ बच्चे या बूढ़े जो भी होते हैं कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो इसमें शिक्षण और अधिगम, लर्निंग और टीचिंग, इन दोनों को एक सिक्के के पहलू बताए गए हैं। और क्या है, एक तरफ शिक्षक हैं तो दूसरे छोर पर छात्र हैं। ठीक है। अब आइए इसको और हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में जल्दी देख लेते हैं। ये शिक्षक के अनुभव। ठीक है। इसमें शिक्षक का अनुभव का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्या, अगर हम क्यों अनुभव वाले शिक्षक खोजते हैं, अगर हमारे पास अनुभव वाले अधिक अनुभव वाले शिक्षक रहेंगे तो क्या होगा, हमें अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, हमें अच्छा बताएंगे। ठीक है। उचित शिक्षण सामग्री, हमें अगर उचित शिक्षण सामग्री नहीं मिलता, जैसे आप लोग बीएड कर रहे हैं, आप लोगों को सीरीज न मिले, बीएड का जो बुक है वो सब ना मिले, प्रैक्टिकल से संबंधित कोई अपना उचित सामग्री ना मिले, तो आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से क्या कर पाइएगा, अच्छे से नहीं पढ़ पाइएगा। अच्छा सामग्री या उचित सामग्री न मिलने के अभाव में आपका नंबर भी कम आ सकता है। ठीक है। तो आइए, ये है उचित शिक्षण सामग्री। अब आ गया उचित शिक्षण विधियाँ, यानी जो शिक्षण विधियाँ हैं। ठीक है। पढ़ाने की विधियाँ होती हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट जब आएगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। शिक्षण विधियाँ सामान्य से जटिल की ओर, सूक्ष्म शिक्षण विधि, बहुत सारी विधियां हैं, उस विधियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो हमें उचित शिक्षण विधियां होनी चाहिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको
कौन सी विधि अपनाया जाए, किस जगह पर कौन से। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास उचित शिक्षक का अनुभव है और उचित शिक्षण सामग्री है तो हमें शिक्षण विधियां भी वो अच्छी तरीके से हमें बता सकते हैं कि कौन सा सिलेबस चल रहा है, कौन चैप्टर है, उसमें कौन सा शिक्षण विधियां लगेंगी। ठीक है। शिक्षक का व्यक्तित्व, यानी शिक्षक का व्यक्तित्व अच्छा है तो उसका भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, जो बच्चे पढ़ते हैं उस पर भी उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विकास, अगर देखा जाए तो शिक्षण और अगर का औचित्य अगर ठीक ठाक रहा है, ये सब रहा, तो बच्चों में सामाजिक विकास भी होता है। शारीरिक विकास, बच्चे खेल कूद के माध्यम से जो विद्यालय जाते हैं वो अपना टाइम से अपना खेल कूद करते हैं, जिससे कि उनका शारीरिक विकास होता है। मानसिक विकास, अगर बच्चा अगर विद्यालय जा रहा है तो सुबह से लेकर के 2 बजे तक कुछ ना कुछ सीखता ही है, तो उसके अंदर क्या होता है, मानसिक विकास होता है। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास का मतलब कि मान लीजिए वो बच्चे के मानसिक संवेग जो भी होता है वो खेलता है कूदता है, दिन भर रूटीन के अनुसार पढ़ता लिखता है, तो उसके अंदर एक संवेगात्मक विकास होता है। बालक का नैतिक एवं चारित्रिक विकास, बच्चों के साथ वह खेलना कूदना उठना बैठना, जब विद्यालय जाता है तो सुबह से लेकर के शाम तक एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है। अब नागरिकता का विकास, बच्चा विद्यालय जाता है, वहाँ पर शिक्षण और अधिगम अच्छे से अगर उस बच्चे को दिया जाए तो उसके अंदर क्या होगा, नागरिकता, एक अच्छे नागरिक का विकास होगा। ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना, बच्चे में सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के बारे में अपना विकास होगा। सृजनात्मक का विकास होगा बच्चे में। तार्किक चिंतन एवं अमूर्त चिंतन का विकास होगा। ठीक है। यानी जब बच्चा विद्यालय जाएगा तो वो तर्क करना सीख जाएगा, अमूर्त चीज़ों को जिसको वो देख नहीं रहा उसके बारे में भी चिंतन करना सीख जाएगा। तो